एक ऐसी दुनिया में जहां मॉन्स्टर्स देखने वालों के दिलों में डर पैदा कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर मैरन अपनी पार्टी के साथ एक ओक से लड़ता है और मिलकर वो उसे मार देते हैं। उसे गिराने के बाद वे सब कंफर्म करते हैं कि वे ठीक हैं और मैरन को उनके वैनगार्ड के तौर पर मदद करने के लिए थैंक्स कहते हैं। वो ऑक का हाथ काटकर उसकी स्किन निकालकर और फिर उस बदबू को हटाने के लिए धीरे धीरे उबालकर उन सबको चढ़ा देता है। तुरंत बाद वो तैयार मीट को बाइट साइज टुकड़ों में काटता है और नूडल्स के साथ स्टर फ्राई करता है। उसके पार्टी मेंबर्स जो उसे कई बार मॉन्स्टर्स पकाते हुए देख चुके हैं, ये नज़ारा देख नहीं पाते और सोचते हैं कि वो किसी नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल खाना क्यों नहीं खा सकता। मैरन पास्ता पर गार्निशिंग करता है और फिर खुशी खुशी उसे खाने लगता है। पार्टी में से एक मेंबर उससे पूछती है कि क्या वो इसे एंजॉय कर रहा है और मरीन उसे थोड़ा टेस्ट करने के लिए ऑफर करता है, लेकिन वो तुरंत मना कर देती है। वो खाने का मजा लेना जारी रखता है और नोटिस करता है कि बाकियों ने मिस कर दिया। इसी बीच उसके पार्टी मेंबर्स एक मरे हुए हीरो के बारे में बात करते हैं जिसकी बॉडी हाल ही में साउथ के टफ फॉरेस्ट में मिली है। इससे बाकी मेंबर्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनमें से एक हाल ही में उस फॉरेस्ट से गुजरा था और इतना प्रॉमिसिंग हीरो मारा जाए ये भी अजीब लगता है। तो उन्होंने सोचा कि वहां के मॉन्स्टर्स कितने स्ट्रांग होंगे। क्यूरियस होकर वही लड़की जो जानना चाहती थी कि क्या मरीन को वो खाना सच में पसंद है, उससे पूछती है कि उसने मॉन्स्टर्स खाना क्यों शुरू किया। 3 महीने पहले साउथ के एक छोटे से गांव में वो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो गांव में सामान लाते और ले जाते थे, इस बात से कंप्लेन कर रहे थे कि एक रेड बुल के दिखने की वजह से रेगुलर कैरेजेस सस्पेंड हो गई थी। इस वजह से उन्होंने शहर छोड़ने से मना कर दिया और उन्होंने बाकी गांव वालों को जो सवारी ढूंढ रहे थे कहीं और ट्राई करने के लिए कहा। कोई चॉइस ना होने पर गांव वालों ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और मर्चेंट कंपनी सोचने लगी कि उन्हें कुछ सामान कैसे डिलीवर करें, क्योंकि वो एक नवेल का है। जब वे अपनी प्रॉब्लम की शिकायत कर रहे थे तो उन्होंने मैरन को सवारी बुक करने की कोशिश करते देखा, लेकिन एक कैरेज ओनर ने उसे दुत्कार दिया। तो वे आपस में बात करते हैं और उसे हायर करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वो काफी स्ट्रांग दिख रहा था। शुरू में मरीन के इस शाबी आउटफिट की वजह से वो जॉब से लगभग चूक जाता है, लेकिन अपनी कंडीशन को देखते हुए ट्रेडर्स ज्यादा पिकी नहीं हो सकते थे, तो वे उसे आवाज लगाते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। जैसे ही मरीन उन्हें बताता है कि वो अड्रामा जा रहा है, वे बताते हैं कि उनका एक मर्चेंट ग्रुप भी वहीं जा रहा है, लेकिन मरीन को पे करने के बजाय वे चाहते हैं कि वो उनके साथ उनके डेस्टिनेशन तक जाए और ऑफ कोर्स उसे फ्री खाना मिलेगा। डाउट में आकर मरीन जमीनी सिचुएशन के बारे में पूछता है, लेकिन मर्चेंट उसे कॉमन ग्राउंड बनाकर बात करता है और इसी के साथ मरीन साथ जाने को तैयार हो जाता है। वो कैरेज में बैठ जाता है और मर्चेंट उसे दोपहर तक इंतजार करने को कहता है क्योंकि वे निकलने से पहले ज्यादा से ज्यादा ट्रैवलर्स ढूंढना चाहते हैं। वहां मर्चेंट खुद को महाम के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है और मरीन भी ऐसा ही करता है। जब वे उसे छोड़कर और ट्रैवलर्स रिक्रूट करने जाते हैं तो महाम मरीन से डरा हुआ लगता है और उम्मीद करता है कि वो डिजर्टर ना हो, लेकिन उसके कलीग को फर्क नहीं पड़ता जब तक मरीन मॉन्स्टर से लड़ सकता है। वो आदमी फिर महाम से कहता है कि अगर वो इतना डरा हुआ है तो और मर्सनरीज रिक्रूट करे। उसी थोड़े टाइम में मरीन झपकी लेता है और उसे याद आता है जब उसने हीरो को बुरी तरह इंजर्ड और हिलने डुलने में असमर्थ देखा था, और वो सोचता है कि चीजें इस तरह कैसे खत्म हो गई। पीछे से कदमों की आहट सुनकर मरीन डरते हुए पलटा और देखा कि एक जॉइंट स्पाइडर मॉन्स्टर पास आ रहा है, तो वो डर से चिल्लाया, बोला कि वो मरना नहीं चाहता और उसे अड्रामा जाना है। अचानक महाम उसे उठाता है और मैरन को पता चलता है कि कैरेज लोगों से भर चुकी है और उन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी है। वहां उसे पता चलता है कि बाकी मर्सनरीज हैराम और अड्रामा जा रहे हैं। क्यूरियस होकर महाम उससे पूछता है कि वो अड्रामा में कहाँ जा रहा है और मैरन उसे बताता है कि वो सेंट रियाज के ऑर्फनेज जा रहा है अपनी फैमिली से मिलने, जिससे वो बहुत लंबे समय से मिल नहीं पाया है। लेकिन उनमें से एक सब्जेक्ट बदलता है और उत्सुकता से मैरन का लेवल पूछता है। वो समझाता है कि अगर वे एक दूसरे की एबिलिटीज जानते हैं तो साथ काम करना आसान हो जाता है, और एक लेवल वो नंबर है जो यूजर को स्टेटस विंडो के जरिए अपनी स्ट्रेंथ देखने में हेल्प करता है। एल्डर अपने स्टेट्स दिखाता है और बताता है कि वो लेवल 23 पर है। ये मानते हुए कि मैरन इसके आसपास भी नहीं होगा, तो वो मैरन को सलाह देता है कि अगर उसे ऐसा लेवल पाना है तो खूब मेहनत करे। लेकिन मैरन अपना स्टेटस चेक करता है और डिस्कवर करता है कि वो लेवल 95 पर है। अचानक कैरेज तेजी से रुक जाती है और राइडर उन्हें बताता है कि रेड बोर उनकी तरफ चार्ज कर रहा है। वे कैरेज से उतरते हैं और एल्डर मर्सनरी बाकियों को ऑर्डर देता है कि बोर को कैरेज से दूर ले जाएं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो पहले ही बहुत करीब आ चुका है, तो बाकी सब व्हीकल से भागने लगते हैं। जब मैरन बोर को देखता है तो वो नोटिस करता है कि ये नॉर्मल बोर से थोड़ा अजीब है, तो वो अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके बोर के स्टैट्स चेक करता है और पता चलता है कि मॉन्स्टर लेवल 62 पर है। उनके बीच का गैप समझकर मैरन इसे उस पर एक मूव टेस्ट करने का परफेक्ट चांस कहता है, तो वो एल्डर की वार्निंग को इग्नोर करते हुए बोर की तरफ डैश करता है
और जब बोर उनके बीच की दूरी कम करता है तो मैरन सिर्फ एक सोर्ड स्विंग से बोर को 2 हिस्सों में काट देता है। बोर का इतना आसान किल होना उसे और बाकी मशीनरीज को शॉक कर देता है। एल्डर फिर मैरिन की जॉब वेल्डन के लिए तारीफ करता है और लड़के की रेस के बारे में पूछते हुए थोड़ा ज्यादा जोर से थपथपाता है, और जब मैरिन इसे बताने ही वाला होता है तो सब रुक जाते हैं। लेकिन फिर मर्सनरी हंसकर बात टाल देता है और मैरिन को उनके साथ खाने के लिए जॉय करने को कहता है। उसके जाने के बाद मैरिन अपनी हथेली देखता है। जो पावर उसने यूज की थी उससे हैरान होता है। बाद में उस शाम जब वे डिनर बना रहे होते हैं तो बाकी ट्रैवलर्स आपस में विस्पर करते हैं, सोच रहे होते हैं कि मरीन कौन है। महाम भी शामिल होता है, सोचते हुए कि मरीन एक लेजेंडरी स्वर्ड चला रहा था। लेकिन मर्सनरी आर्चर उसे बताता है कि बेहतर होगा अगर वे मरीन से पूछे। जब वे पीछे देखते हैं तो वो उन्हें पास में नहीं दिखता, लेकिन कुछ ही देर बाद मॉन्स्टर की कॉप्स को उनके बीच घसीटते हुए देखकर वे डर जाते हैं। उसी पल आर्चर उसका सामना करती है, उसके एक्शन पर चिल्लाती है। लेकिन मरीन ने सोचा था कि मीट एक बेहतर ऑप्शन होगा, फिर भी उस मॉन्स्टर को दूर रखने के लिए उस पर चिल्लाया जाता है। फिर उसे खाने के लिए बाकियों की तरह दलिया पोरेज ऑफर किया जाता है। उनमें से एक बोर को देखकर अपनी एपेटाइट खोने की शिकायत करता है और मरीन को फिर कभी ऐसा ना करने की वार्निंग देता है। मैरिन फिर पोरेज ट्राई करता है, लेकिन उसका टेस्ट इतना हॉरेबल होता है कि जब वो शिकायत करता है तो आर्चर को गुस्सा आ जाता है। वहां वो उसे समझाती है कि ये कुछ न होने से बेहतर है और उसे मॉन्स्टर की मीट के बारे में वर्णन करती है। कहती है कि भले ही मैरिन इस बात को इग्नोर कर दे कि मीट कितना ग्रॉस दिख रहा है, ये जहरीला हो सकता है। फिर वो उसे ग्रुप दिखाती है जो कॉप्स को बांधकर उसे जलाने की तैयारी कर रहा है, ये याद करते हुए कि मैरिन एंड ड्रामा जा रहा है। आर्चर उसे एनर्जी सेव करने के लिए खा लेने की सलाह देती है, क्योंकि उनकी जर्नी अभी काफी दूर है। आदमी फिर उसे बुलाते हैं, उसे मॉन्स्टर को जलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनकी फ्लेम उसे जला नहीं सकती। वो उनके पास जाती है और मैरिन सोचता है क्यों, लेकिन उसे हैरान करते हुए वो मैजिक यूज करती है और कॉप्स को आग लगा देती है। मैरिन इम्प्रेस्ड होता है। बाकी लोग मैजिक सीखना चाहते हैं और आर्चर उन्हें बताती है कि ये काफी इजी और उनके लिए यूजफुल है। उसका डिस्प्ले देखने के बाद मैरिन उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वो टावर से है। वो कंफ्यूज हो जाती है और मैरिन उसे बताता है कि ज्यादातर मेजर्स टावर से आते हैं, लेकिन वो उसे याद दिलाती है कि वो एक आर्चर है, उसने मैजिक यूज की। इसलिए मैरिन कंफ्यूज होकर उससे पूछता है, लेकिन आर्चर उसे बताती है कि उसने एक बेसिक स्पेल यूज किया था और ऐसे स्पेस मेजर्स के लिए एक्सक्लूसिव है और ओरिजिनल मैजिक सीखने में 3 साल लगते हैं। एक अलग दुनिया से आने के कारण वो मैरिन से पूछती है कि वो किस एरा से है और उसे बताती है कि यहां तक कि सिंपल एडवेंचर्स भी वैसी बेसिक मैजिक कर सकते हैं। मैरिन को अभी भी यकीन करना मुश्किल लगता है जब तक वो उसे एक ऐसा टाउन नहीं दिखाती जो मैजिक स्टोन्स का इस्तेमाल करके खुद को इल्यूमिनेट करता है। मैरिन शॉक हो जाता है कि ऐसे स्टोन्स ने लैम्प्स की जगह ले ली है और आर्चर कंक्लूड करती है कि वो किसी रूरल जगह से आया होगा, क्योंकि आजकल तो बच्चों के टॉयज भी मैजिक पर चलते हैं। इस पॉइंट पर मैरिन एक ओल्ड टाइमर जैसा दिखता है, क्योंकि वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है जब ये सब चीजें मौजूद नहीं थी। वो पीछे देखता है और बाकी आदमियों को इच्छा करते देखता है कि काश मॉन्स्टर मीट पॉर्क होता, क्योंकि तभी वे उसे खाएंगे। कुछ दिनों बाद वे ईस्टर्न ड्रामा पहुंचते हैं और सेफ जर्नी के लिए मैरिन को थैंक्स कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैरिन कुछ ना खाने की वजह से बीमार लग रहा होता है और बाकी लोग सोचते हैं कि क्या उसे कोई कंटेजियस डिजीज है और इसीलिए वो हेलमेट यूज कर रहा है। इसके साथ माहम मैरिन को आलू पोटैटोज का एक बैग पकड़ाता है और चला जाता है। जब मैरिन कंफर्म करता है कि बैग में क्या है तो वो उसे फर्श पर फेंक देता है और ऑर्फनेज ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे नॉस्टैल्जिया महसूस होता है। भले ही शहर उससे अलग दिखता है जैसा उसे याद था, फिर भी वो मसल मेमोरी का इस्तेमाल करके रास्ते को नेविगेट करता है, उत्सुकता से ऑर्फनेज की तरफ चलते हुए। लेकिन उसे हैरान करते हुए वो जिस बिल्डिंग को देखता है वो एक टॉय शॉप होती है। मैरिन बिल्डिंग को देखते हुए कंफ्यूज हो जाता है, जब तक कि शॉप ओनर बाहर आकर मैरिन से नहीं पूछता कि क्या उसे अंदर के टॉयज में से कोई चाहिए। मैरिन फिर आदमी का सामना करते हुए पूछता है कि क्या वो जानता है कि सेंट रियाज का डेयर कहाँ चला गया, लेकिन शॉप ओनर कहता है कि उसने कभी इसके बारे में नहीं सुना और वो शॉप का 2nd जनरेशन ओनर है। मैरिन परेशान हो जाता है, लेकिन फिर एक बूढ़ा आदमी उसे बुलाता है और बताता है कि उसने बहुत पहले डे केयर के बारे में सुना था, लेकिन उसने आसपास ऐसा कुछ नहीं देखा। उस बूढ़े आदमी ने जो सुना था उसके हिसाब से डे केयर एक ड्रैगन के अटैक में जल गया था। मैरिन को अपनी पिछली लाइफ के बारे में जितना याद है वो रिमार्केबल नहीं थी और बहुत ब्लैंड थी, लेकिन उसके गुजरने के मोमेंट पर उसे जो गर्माहट महसूस हुई वो डिनर टेबल से थी,
जिसके चारों ओर उसके परिवार के सदस्य थे जो उससे पहले गुजर चुके थे। गुजरने के बाद मैरन ने अगली बार जब आंखें खोली तो वो सेंट रियाज डे केयर में था। उसने अपने सिर के ठीक ऊपर एक फिश टॉय देखा और हैरान था कि उसने रीइंकार्नेट किया था। वहां सिस्टर ने उसे गोद में लिया और मैरन को नर्सरी में वेलकम करते हुए कहा कि अब से वो फैमिली का हिस्सा है। ये मैरन की इस करंट वर्ल्ड की मेमोरी थी और ये ऑर्फनेज ही था जहां उसने फैमिली की वो गर्माहट महसूस की जो उसने सोचा था कि वो फिर कभी महसूस नहीं कर पाएगा। कुछ साल फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और मैरन एक एडवेंचरर बन गया था जो पैसे कमाता था और ऑर्फनेज को चलाने के लिए डोनेट करता था। बूढ़ी सिस्टर जिसने उसकी देखभाल की थी उसे कहती थी कि वो खुद को ज्यादा पुश ना करे, लेकिन मैरन उसकी बात टाल देता था और कहता था कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता था कि ऑर्फनेज के बच्चे अच्छा खाना खाएं। फिर उसने जल्द ही वापस आने का वादा किया क्योंकि उसका अगला मिशन साउथ में कुछ गोब्लिन से लड़ना था। उसने उसकी बात सुनी लेकिन फिर उसे वापस आने का प्रॉमिस कराया ताकि वो उसकी फेवरेट बेरी पाई ट्राई कर सके। करंटली एक सिस्टर उसे एक ग्रेव तक लेकर जाती है जिसे ड्रैगन के अटैक में नर्सरी विक्टिम्स को ऑनर देने के लिए बनाया गया था। साथ ही वो नोट करती है कि लंबे समय से कोई इस ग्रेव पर नहीं आया था। वो मैरन से उनके साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ग्रेव ट्री के सामने घुटने टेकता है तो वो हैरान हो जाती है। इसीलिए वो खुद को एक्सक्यूज कर लेती है। वहां मैरन डिस्पेयर में टूल स्टोन की तरफ हाथ बढ़ाता है और याद करता है कि वो अपना वादा कैसे पूरा नहीं कर पाया। साथ ही वो सोचता है कि अगर वो ड्रैगन के रैम्पेज के दौरान वहां मौजूद होता तो क्या वो उनकी फेट्स बदल पाता। बारिश होती है लेकिन मैरन ग्रेव के पास घुटनों के बल बैठा रहता है। कुछ दिनों बाद सिस्टर उसे चेक करती है, नोट करती है कि ग्रेव पर रहने के लिए वो बहुत दर्द में होगा, तो वो उसे एक लोफ ऑफ ब्रेड फेंकती है और जब वो उसे काटता है तो वो नोट करता है कि इसका टेस्ट ऑफ है, इसलिए वो वॉमिट कर देता है। ये रियलाइज करके कि वो नॉर्मल खाना नहीं खा सकता जो लोग खा रहे हैं, मैरिन नोट करता है कि उसकी करंट कंडीशन एबनॉर्मल है। वो वहीं क्राउच होकर बैठा रहता है और नोट करता है कि न सिर्फ वो अपनी भूख शांत नहीं कर सकता बल्कि उसने अपनी फैमिली को फिर से खो दिया। अब जबकि वो ऐसी मिजरेबल वाइफ फिर से जी रहा है, वो सोचता है कि शायद जीने का कोई फायदा नहीं है। अचानक वो एक रिच अरोमा महसूस करता है जो नॉर्मल मीट से अलग है, तो वो टेम्पल छोड़ता है और उस अरोमा का पीछा करते हुए एलिवे में जाता है। वहां वो दो लोगों को मॉन्सर मीट जलाते हुए डिस्कशन करते हुए देखता और सुनता है। उनमें से एक जो काफी परेशान है शिकायत करता है कि अगर कैसल ग्राउंड्स में ऐसा मीट जलाते हुए पकड़े गए तो उन पे फाइन लग सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी स्मेल नॉर्मल मीट जैसी है और वे नहीं जानते कि अगर कोई नॉर्मल इंसान इसे ट्राई करे तो क्या होगा। जब वे दोनों आर्ग्यू कर रहे होते हैं, मैरन बर्न लेफ्ट ओवर्स में से कुछ उठाता है और टेम्पल के ग्रेवयार्ड की तरफ भाग जाता है। वहां वो मीट का एक टुकड़ा काटता है और ट्राई करता है, उसे हैरान करते हुए इसका टेस्ट ऑफ नहीं है और इस बार उसका पेट इसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो मीट खाने लगता है और जब तक वो अपने पास रखा टुकड़ा खत्म करता है वो मेन पीस पकड़ता है और उसे अपने मुंह में ठूसना जारी रखता है। वो खाता रहता है जब तक कि अनजाने में वो अपनी ही बाह नहीं काट लेता। जब वो हाथ से खून निकलते देखता है तो मरीन जमीन पर गिर जाता है और रोता है। अपने मरे हुए परिवार से माफी मांगता है कि वो उनमें से जिंदा बचा। फिर भी वो नोट करता है कि वो खुशी से जीना चाहता है और एक नॉर्मल इंसान की तरह डिलीशियस खाना खाना चाहता है, लेकिन सोचता है कि क्या उसे ऐसा करने का राइट है। उसको अचानक अपने जख्म पर एक टच फील होता है और वो देखता है कि ये ग्रेव ट्री का एक लीफ है जो उसके हाथ पर गिरा है। उसने इसे एक साइन माना। वो उठता है और ग्रेव को बताता है कि वो जा रहा है, पर इस बार वापस आने में देर नहीं करेगा। ये मुरॉन की सीक्रेट गमेल लाइफ की शुरुआत थी। एक ड्रामा में एक टावर है जिसे हेक्सलम कहा जाता है। हेक्सम एडवेंचर्स के लिए एक वेल नोन इंस्टीट्यूशन है जो डंजन एक्सप्लोरेशन से लेकर मॉन्स्टर सब्जुगेशन तक हर एस्पेक्ट को हैंडल करने में स्पेशलाइज करता है। वो एफिलिएटेड एडवेंचर्स को एक यूनिफाइड सिस्टम से मैनेज करने के लिए भी फेमस है। हेक्स फिल्म की प्रेस्टीज इतनी हाई है कि सिर्फ वही लोग रजिस्टर कर सकते हैं जिनके पास एक सर्टन स्किल या टैलेंट हो। एक सुबह इंस्टीट्यूशन में एक असेसमेंट टेस्ट चल रहा था जहां कैंडिडेट्स को टेस्ट कॉलम को जितना जोर से हो सके पंच करना था। टेस्ट के दौरान डालिया नाम का एक एल्फ असेसमेंट ज्वाइन करने आता है। जब डालिया की बारी आती है और वो टेस्ट गोलम को हिट करता है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो हाई स्कोर को बहुत बड़े मार्जिन से क्रॉस कर देता है जिससे सब हैरान हो जाते हैं कि वो कौन है। इस फीट के बाद जो दूसरे कैंडिडेट्स भी क्वालिफाई हो चुके थे वो उसे अपनी पार्टी में रिक्रूट करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। कुछ तो उसके पास आकर उसे टच करते हुए अपने गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। एक प्राउड एल्फ होने के नाते डालिया इंसानों को नीचा दिखाता है, इसीलिए इस बात से उसे घिन आती है कि कुछ ने उसे छूने की हिम्मत की। तुरंत वो उनके हाथों को झटक देता है।
लेकिन इस प्रोसेस में वो अभी अभी आए मैरिन से टकरा जाता है। मैरिन ऑकवर्ड तरीके से इमीडिएटली सॉरी बोलता है जब वो अपना टेस्ट देने पोडियम की तरफ बढ़ता है। उसे इतना टेंस देखकर डालिया उसे न्यूबी समझता है, इसलिए वो उसे टिप्स देता है। कहता है कि अपनी स्ट्रेंथ को रिलैक्स करो और फोकस रखो। मैरिन टिप्स के लिए उसे थैंक करता है, लेकिन डालिया उसको इग्नोर करते हुए बोलता है कि एक फेलोकिन की हेल्प करना तो नेचुरल है, और वहां से चला जाता है। एग्जामिनेशन एरिना छोड़कर डालिया अगले रूम में गिल्ड रिसेप्शन की तरफ जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो रिसेप्शनिस्ट, जो खुद भी एक एल्फ है, उसे वार्मली वेलकम करती है। उसके फीट्स और हाई स्कोर बीट करने पर उसकी तारीफ करती है, पर जैसा एक्सपेक्ट किया गया था डालिया इसे लाइटली टाल देता है। फिर रिसेप्शनिस्ट उसे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देती है जो उसे एडवेंचरर रिकॉग्नाइज करता है। जब डालिया डॉक्यूमेंट लेता है तो वो शॉक हो जाता है कि उसके फीट के बावजूद भी उसे डी रैंक एडवेंचरर ही माना जा रहा है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि ये बस एक पॉलिसी है कि हर नया एडवेंचरर डी रैंक से ही शुरू करेगा। वो उसे अश्योर करती है कि उसकी स्किल देखते हुए वो जल्दी ही हायरार्की क्लाइम कर लेगा। इम्पेशेंट होकर डालिया अवेलेबल क्वेस्ट्स मांगता है ताकि वो अपनी जर्नी शुरू कर सके, और रिसेप्शनिस्ट उसे एक मैनर में गाग्स हंट करने के लिए 2 इंटरलिंक डी रैंक क्वेस्ट्स देती है। जैसा एक्सपेक्ट किया गया था वो दोनों एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट इसके अगेंस्ट खड़ी होती है क्योंकि क्वेस्ट सिर्फ पार्टीज के लिए लिमिटेड है। अपेरेंटली वो मैनर बहुत टाइम से क्लियर नहीं हुआ है और उसमें मॉन्स्टर्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि डालिया सिर्फ एक पार्टी के साथ ही क्वेस्ट साइन अप कर सकता है। वो रूम में एक सूटेबल मेंबर ढूंढता है, लेकिन उसे सिर्फ कुछ वॉच डाउन लूजर्स ही दिखते हैं। अचानक दूसरे रूम से ट्रेनिंग टेस्ट गोलम दीवार तोड़कर क्रैश हो जाता है और डालिया को हिट करता है। सबको हैरान करते हुए, खुद को ठीक करने की कोशिश करते हुए डालिया ये डिस्कवर करके शॉक हो जाता है कि इस सिचुएशन के लिए मरीन रिस्पॉन्सिबल था। फिर भी उसे ये स्ट्रेंज लगता है क्योंकि टेस्ट गोलम का वेट एक फुल ग्रोन बुल जितना होता है। तुरंत वो डिसाइड करता है कि ये एक ग्रेट टीममेट बनेगा। मरीन डैमेज के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि जब तक वो डैमेज का पेमेंट करता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एमसी जितना वो ब्रोक है रिवील करता है कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे अश्योर करती है कि वो टाइम ले सकता है पे करने के लिए जब तक बहुत देर ना हो। टाइम वेस्ट किए बिना डालिया उसके पास आता है और उसे टीम अप करने को कहता है क्योंकि वो फेलोकिन्स है। हैरान होकर मैरिन सोचता है कि पहले वाले एल्फ ने उसे इतना पसंद क्यों किया। वो उसके स्टैट्स एनालाइज करता है और कंफर्म करता है कि वो खुद भी काफी स्ट्रांग है, जिससे वो और ज्यादा पजल्ड हो जाता है। फाइनली वो टीम अप करने को एग्री हो जाता है और वो दोनों एक एक क्वेस्ट कंप्लीट करने पर एग्री करते हैं। ये यूनियन देखकर रिसेप्शनिस्ट भी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैरिन की स्ट्रेंथ एक वॉरियर के रूप में डालिया की स्किल्स को, जो एक आर्चर है, कॉम्प्लीमेंट करेगी। जब वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो रहे थे तो रिसेप्शनिस्ट पार्टी को रजिस्टर करते हुए अनाउंस करती है। डालिया तब सरप्राइज हो जाता है जब वो रिसेप्शनिस्ट को मैरिन को एक इंसान अनाउंस करते हुए सुनता है, क्योंकि उसने उसे हर वक्त एक एल्फ ही समझा था। मैनर के सफर के दौरान डालिया इंसानों के बारे में बुरा बोलता रहता है, जिससे उसकी नफरत और क्लियर हो जाती है। मैरिन जानता था कि एल्स और इंसानों के बीच कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसे इतना डीप होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने तो डालिया जैसे कोई ट्रेट्स शो नहीं किए थे। फिर भी वो आने तक कूल रहता है। जब वो वहां पहुंचते हैं, मैरिन मैनर से आती डार्क ओरा फील करता है, तो वो कंफर्म करता है कि ये अपने नाम पर खरा उतरता है। आसपास देखते हुए उसे मैनर के ऊपर एक बड़ा गार्गोयल दिखता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो उसका मिशन नहीं था। फिर वो लेवल 18 की ग्रेमलिन्स का झुंड कैसल के आसपास घूमते हुए देखता है। ग्रेमलिन्स बेसिकली यंग आर्गॉयल्स हैं, जो काफी पावरफुल भी लगते हैं। डालिया एक बार फिर उसे नीचा दिखाता है, उसे हटने को कहता है ताकि वह उसके रास्ते में ना आए, पर उसके सरप्राइज के लिए मारिन बिना कुछ कहे उसके आगे से निकल जाता है। गुस्से में वो मारिन पर चिल्लाता है, उसे इग्नोर ना करने को कहता है, और मारिन सिंपली रिप्लाई करता है कि वो बस वही कर रहा है जो उसे कहा गया है। डालिया उसे रड कहता है और इसका ब्लेम इस बात पर डालता है कि उसके जैसे मामूली इंसानों के पास अपनी छोटी लाइफ में मैनर सीखने का टाइम ही नहीं होता। लेकिन मैरिन उसे बीच में काटते हुए कहता है कि डालिया को उसे शॉर्टलिफ्ट कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो 100 साल से ज्यादा का है। ये सुनकर डालिया का चेहरा उतर जाता है और वो सोचता है कि क्या उसने सही सुना। मैरिन फिर उसे बोलता है कि हेट कमेंट्स बंद करें और अपने एक्चुअल क्वेस्ट पे फोकस करें, जबकि वो भी अपना क्लियर करेगा। ये कहकर वो मैनर के अंदर चला जाता है। डालिया उसे एक बार फिर रोकता है, पूछता है कि क्या वो अकेला जाने का प्लान कर रहा है। मारिन जवाब देता है कि ग्रेमलिन सिर्फ लेवल 18 के हैं और उनके लेवल्स पे वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि उनसे कन्फ्रंट करने से पहले तैयारी करनी पड़ेगी। ये सुनकर डालिया रियलाइज करता है कि मैरिन ने जरूर उसके स्टैट्स देखे होंगे। उसे लगता है कि क्या मैरिन उससे ज्यादा स्ट्रांग है,
लेकिन जल्द ही वो कंक्लूड करता है कि उसने कोई अंडरहैंडेड स्किल यूज की होगी। फिर वो उसे इंसल्ट करना शुरू करता है। उसके स्टैट्स बिना परमिशन चेक करने के लिए उसे टैकी और शेमलेस बोलता है। उसको पता नहीं चलता, एक ग्रेमलिन दूर से उसकी तरफ फुल स्पीड में चार्ज करता है। जब वो अपने रोस्ट्स पर गुस्सा कर रहा होता है, ग्रेमलिन उसका सर फाड़ने जितना पास आ जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। मैरिन बीच में आता है और उसे टाइम पे मार देता है। मरीन एडमिट करता है कि उसने उसके स्टार्ट्स चेक किए थे, लेकिन कहता है कि ये उसके लिए उसे नीचे खींचने का एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। डालिया हमेशा की तरह इस स्टेटमेंट से बुरा मान जाता है और फिर से गुस्सा करने लगता है, लेकिन मरीन बस अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए निकल जाता है। इसलिए डालिया के पास भी वही करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। थोड़ी देर बाद मरीन 50 ग्राम्स को मार देता है, जैसा मिशन में रिक्वायर्ड था। इस बीच डालिया अपने साइड बहुत स्ट्रगल करता है, क्योंकि गार्गोइल की स्किन्स काफी थिक थी। मरीन कुछ देर के लिए उसकी हेल्प करने का सोचता है, लेकिन फिर कंक्लूड करता है कि डालिया को कम से कम जिंदा बाहर निकलने जितना तो मैन इनफ होना चाहिए। फिर वो अपना अटेंशन किसी और चीज पर फोकस करने का डिसाइड करता है। एक मरे हुए ग्रेमलिन को टॉप क्लास मील में चेंज करता है। जब वो अनसर्टेन होता है कि कौन से पार्ट्स खाएं, मैरिन बोलता है कि क्योंकि ये क्रिएचर्स फ्रॉग से बहुत रेम्बल करते हैं, शायद उन्हें उसी तरह प्रिपेयर करना चाहिए। वो स्क्यूअर के लिए वो पार्ट्स जमा करता है जो एडिबल लगते हैं, पर जब वो देखता है कि ये मुश्किल से कुछ बनेगा तो वो उनके ऑर्गन्स भी इंक्लूड करने का डिसाइड करता है। उन्हें ठीक से क्लीन करने के बाद वो उन्हें एक स्टिक पर लगाता है और टेस्ट करने से पहले ध्यान से ग्रिल करता है। जब वो मीट टेस्ट करता है तो वो उसके टेस्ट और टेंडरनेस को चिकन या डक जैसा बताता है, क्योंकि वो सीधे उसके मुंह में घुल जाता है। अचानक उसकी बॉडी नम होने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसे मीट से पॉइजन हो गया है। बिना किसी एंटीडोट के मैरिन सोचता है कि अपनी लाइफ बचाने के लिए वो क्या क्विक स्टेप ले सकता है। फिर उसे अचानक याद आता है कि ग्रेमलिन्स अपने अटैक्स के लिए पॉइजन यूज नहीं करते हैं, तो अगर उनकी बॉडी में नेचुरली पॉइजन है तो इसका मतलब है कि वो खुद ही उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तुरंत वो एक दूसरे ग्रेमलिन कॉप्स में खोज करता है और उसका लिवर ढूंढता है, क्योंकि हाई चांसेस हैं कि यही न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन होगा। फिर वो अपनी लाइफ को इस इन्फॉर्मेशन पे गैम्बल करने का डिसाइड करता है जो उसने अभी डिस्कवर की। ग्रेमलिन का लिवर खाने के बाद मैरिन अपना स्टेटस विंडो चेक करता है और कंफर्म करता है कि पॉइजन सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज हो गया है। रिलैक्स होकर मैरिन सीधा बैठता है और इस ऑड डील से बचने के लिए अपने स्टार्स को थैंक करता है, ये रियलाइज करते हुए कि लोगों के पास मॉन्स्टर मीट ना खाने के और भी रीजंस हैं, सिर्फ उसके डिस्कस्टिंग लुक के अलावा। वो साइड में एंटीडोट्स पर रिसर्च करने का सजेस्ट करता है, लेकिन डालिया उसके फन टाइम में रुकावट डालता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। मेरिन को ग्रेमलिन रिमेन्स खाते हुए देखकर डालिया का इंसानों के बारे में ओपिनियन और नीचे गिर जाता है और वो मेरिन से पूछता है कि वो इतनी डिसस्टिंग चीज को बिना एक्सप्रेशन के कैसे कंज्यूम कर सकता है। मेरिन को याद आता है कि एल्व्स वेजिटेरियंस होते हैं और तुरंत उसे बोलता है कि दूसरे लोगों की प्रेफरेंसेस का मजाक ना उड़ाएं। डालिया इंसिस्ट करता है कि ये एक दूसरे के टेस्ट को समझने और रिस्पेक्ट देने की बात नहीं है। वो एक इंसान के साथ एक ही पार्टी में होने और इस घटिया सीन को देखने पर दुख जताता है। ड्रामेटिक एल्फ डर से हाफता है और तुरंत वर्ल्ड ट्री वापस जाने की विश करता है। रोती आंखों के साथ डालिया पूछता है कि क्या मरीन ने ग्रेमलिन आइस कलेक्ट करके अपने क्वेस्ट का पार्ट कंप्लीट कर लिया है और पूछता है कि वो अभी भी इस एरिया में क्यों रुका हुआ है। 2 पार्टी में काम करने की क्वेस्ट कंडीशन से पीछे ना हटने के लिए मरीन अलग अलग काम करने के डिसएडवांटेजेस डिस्कस करता है, जिसमें बाद में रिसेप्शनिस्ट डेजी भी इन्वॉल्व हो सकती है, जिसने उन्हें क्वेस्ट असाइन किए थे। डालिया फिर भी किसी भी इंसान से हेल्प लेने के बजाय रिस्क लेने पर इंसिस्ट करता है, लेकिन मरीन के पास दूसरे प्लान्स हैं। वो डालिया को गार्गोयल्स को मारने में हेल्प करने का डिसाइड करता है और क्वेस्ट जल्दी फिनिश करता है। इससे पहले कि डालिया रिएक्ट कर पाए, मरीन एक पॉट पर अपनी सोड मारता है, जबकि वो क्लेम करता है कि वो पहले शील्ड सोल्जर था। ये जोर की आवाज उसकी टोन स्किल को एक्टिवेट करती है, जो आसपास के मॉन्स्टर्स का ध्यान उसकी तरफ खींचती है। तुरंत स्किल का इफेक्ट आसपास के ग्रेमलिन्स और गार्गस तक पहुंचता है, लेकिन डालिया उसे कंफ्यूजन में घूरता है। सोचता है कि पॉट बजाने का शील्ड सोल्जर होने से क्या लेना देना है। कुछ ही देर बाद वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को उनकी तरफ दौड़ते हुए देखता है और उसका जबड़ा इनक्रेडिबिलिटी से गिर जाता है। डालिया फिर रियलाइज करता है कि मेरिन सबसे आइकॉनिक एग्रो स्किल, जिसे प्रोवोक कहते हैं, यूज कर रहा है। वो इमीडिएटली भाग जाता है, सोचता है कि ये पागल इंसान पार्टी मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी स्किल को ऐसे क्यों यूज कर रहा है। दूसरी तरफ मेरिन सोचता है कि ये स्किल हमेशा इतनी इफेक्टिव क्यों होती है, लेकिन फिर वो पॉट नीचे फेंक देता है और डिसाइड करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो एक स्टैंस लेता है
और अपनी स्किल्स, स्वॉर्ड्समैनशिप और मार्शल आर्ट्स को कॉल करता है। उसके साथ ही सिस्टम स्वॉर्ड्समैनशिप को ट्रिगर करता है, जो एक रैंक ए स्किल है जो स्वॉर्ड डैमेज प्रोपोर्शनल तरीके से बढ़ाती है, और मार्शल आर्ट्स को जो एक रैंक बी स्किल है जो क्लोज कॉम्बैट के लिए उसकी एजिलिटी बढ़ाती है। मॉन्स्टर्स मरीन पर अटैक करते हैं, लेकिन वो अनफेज्ड रहता है। कुछ डिस्टेंस बनाने के बाद डालिया अपनी आर्चरी स्किल्स से मरीन को सपोर्ट करने का डिसाइड करता है। उसके एस्टोनिशमेंट के लिए मरीन उसके आसपास के मॉन्स्टर्स की होड़ को एफर्टलेसली काट देता है। डालिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसने पहले 5 गारगोयल्स के खिलाफ स्ट्रगल किया था, लेकिन मरीन ने उन्हें ईजिली हरा दिया। उस दिन बाद में डालिया पूछता है कि क्या मैरिन उसके साथ क्रेडिट शेयर करने के लिए ओके है, क्योंकि मैरिन ने बेसिकली सारे मॉन्स्टर्स अकेले ही मारे थे। अच्छी बात यह थी कि मैरिन झट से मान गया। वैसे भी ये पार्टी क्वेस्ट था, और उसने दालिया को याद दिलाया कि ये सब वो दालिया की वजह से कर रहा था, ताकि क्वेस्ट जल्दी खत्म हो। अचानक दालिया के कान फड़फड़ाए और वो जल्दी से आसपास देखने लगा। पूछने लगा कि क्या किसी ने कुछ सुना। जब डालिया साउंड सोर्स ढूंढ रहा था, मैरिन ने नोटिस किया कि एल्फ के कान कैसे मूव हुए, और उसे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। थोड़ी देर बाद दालिया भाग निकला और मैरिन कंफ्यूज रह गया। दालिया जल्दी ही एक क्लिफ के एज पर पहुंचा और देखा कि एक डियर के एक्सीडेंट की वजह से कैरेज लेट हो गई है। 2 आदमी डिले पर डिस्कशन कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अगले दिन ब्लैक मार्केट पहुंचना था। फ्रस्ट्रेटेड होकर उनमें से एक ने एक एल्प स्लेव को लात मारी और जल्दी से सिचुएशन हैंडल करने को कहा। ये देखकर डालिया को बहुत गुस्सा आया। वो स्लेव जमीन पर गिर गया और ट्रेडर से उसे ना मारने की भीख मांगी, और दालिया ने मरीन से कहा कि वो इसी वजह से ह्यूमन से नफरत करता है। ह्यूमंस के लिए अपनी नफरत एक्सप्रेस करने के बाद उसने मियन को अपना वेपन उठाने और उसके साथ स्लेव ट्रेडर्स को पनिश करने को कहा। लेकिन मरीन को क्वेस्ट के बाहर किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। उसने कहा कि हो सकता है वो स्लेव लीगल हो, किसी डे या क्राइम की वजह से बंधा हो। दालिया ने उसे याद दिलाया कि उन आदमियों ने ब्लैक मार्केट का जिक्र किया था, लेकिन मरीन ने उसे सिटी गार्ड्स को रिपोर्ट करने की एडवाइस दी और वहां से चलने लगा। उसका जवाब सुनकर डालिया की नज़र में उसकी वैल्यू और गिर गई, और उसने सिचुएशन अकेले हैंडल करने का डिसीजन लिया। जब डालिया जा रहा था, मैरिन ने धीरे से रोने की आवाज सुनी और रुक गया। कैरेज के अंदर एक फीमेल एल्फ थी जो डेस्परेटली अपने रोते हुए बच्चे को शांत कर रही थी। जब डालिया डिबेट कर रहा था कि स्लेव ट्रेडर्स से अकेले भिड़े या नहीं, मैरिन की स्वॉर्ड उसके पास से गुजरी और कैरेज की एक व्हील पर लगी, जिससे स्लेव ट्रेडर्स वहीं फंस गए। हैरान होकर डालिया ने पूछा कि पहले मना करने के बाद अब उसने अपना माइंड क्यों बदल लिया। मैरिन को अपने बचपन की वो काइंडनेस याद आई जो उसे एक नन से मिली थी। उसने एडल्ट्स के बीच चल रही पॉलिटिक्स को इग्नोर करने का डिसीजन लिया और बच्चे को अपनी प्रायोरिटी बनाया, क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं। जब स्लेव ट्रेडर्स ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ, उनके बॉस ने डालिया को देखा और झट से अपने पार्टनर्स को अपॉइंट किया। उन ट्रेटर्स में से एक ने तुरंत पूछा कि वो कौन है, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही डालिया और मरीन छोटे से क्लिप से नीचे कूदकर उनके सामने लैंड हो गए, उनकी थ्रेट्स को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। उसके बाद डालिया ने गुस्से में ह्यूमंस के ऑर्गन्स पर रैंड किया और डिक्लेयर किया कि वो अपने कॉमरेड्स को बचाने आया है। ट्रेटर के बॉस ने झट से जवाब दिया और क्लेम किया कि उसके पास जितने भी स्लेव्स हैं वो सब लीगल हैं और वो मार्कीज बेस्टाइल फैमिली के अंदर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्लेव ट्रेडर्स हैं। अपने क्लेम को बैकअप करने के लिए उसने उन्हें कैरेज पर बना बेस्टाइल फैमिली का क्रिस दिखाया। उसके बाद उसने अपॉलॉजी मांगी और कैरेज के रिपेयर्स के लिए पेमेंट की डिमांड की। बात करते हुए उसने दालिया की इंसल्ट की, उसे एक इग्नोरेंट ट्रबल मेकर कहा, जिसने उसे एकदम गुस्से की हद तक पहुंचा दिया। सबके लिए सरप्राइज की बात थी। मीरोन शांति से बीच में आया और रिवील किया कि कैरेज पर बना क्रस्ट बेस्ट फैमिली का नहीं है। स्लेव ट्रेडर का बॉस घबरा गया और उन्हें कन्विंस करने के लिए क्रस्ट के फीचर्स एक्सप्लेन करने लगा, लेकिन मैरिन ने जल्दी ही उनके फेक क्रस्ट में गलती बता दी। उसने एक्सप्लेन किया कि रियल बेस्ट क्रस्ट पर वुल्फ की एक आंख पर स्लैश होता है, जो फैमिली के एक आंख वाले एंसेस्टर को रेफरेंस करता है, जबकि उनकी कैरेज पर बने क्रस्ट में वुल्फ की 2 नॉर्मल आंखें दिखती हैं। ये रेवलेशन सुनकर बॉस का मुंह खुला रह गया और स्लेव ट्रेडर्स पैनिक करने लगे, क्योंकि मरीन ने बताया कि नोबेलिटी की इम्पर्सनेशन करने की पनिशमेंट मौत की सजा होती है। उन्हें शांत करने की उम्मीद में बॉस ने अपने मर्सनरीज को डव को खत्म करने का ऑर्डर दिया और वो तुरंत एक्शन में आ गए। इनकमिंग अटैक से अनफेज्ड मरन कैजुअली बोला कि कैसे मर्सनरीज पहले अपने साथियों से लड़ने से बचते थे और सोचता है कि क्या अब ये अलग है। उसके बाद उसने मर्सनरी को पेट में एक पावरफुल पंच मारा और उसे हवा में उड़ा दिया। मर्सनरी जमीन पर गिरकर तुरंत अनकॉन्शियस हो गया। जैसे ही बॉस सोच रहा था कि इतना बड़ा मर्सनरी एक ही वार में कैसे नॉकआउट हो गया, एक एरो उसके चेहरे के पास से गुजरा और वो जमीन पर गिर गया। डालिया और मैरिन से आ रहे इंटेंस प्रेशर का सामना करते हुए बॉस ने तुरंत सरेंडर कर दिया।
उस दिन बाद में आज़ाद हुए एल्स ने डालिया को बचाने के लिए थैंक किया और वो मैरिन से मिला। उसने इंतज़ार कराने के लिए अपोलोजाइज किया, लेकिन मैरिन ने पूछा कि क्या उसका काम हो गया है। डालिया ने एल्व्स और स्लेव ट्रेडर्स के लिए किए गए इंतजामों के बारे में बताया और फिर मरीन से पूछा कि वो क्रस्ट के बारे में इतना सब कैसे जानता है। गए अरेंजमेंट्स एक्सप्लेन किए जिन्हें सिटी गार्ड्स को हैंडओवर कर दिया गया था। आज़ाद हुआ एल्फ बच्चा मैरिन पर अटेंशन देता है और पहले किए गए उसके कूल मूड्स की तारीफ करता है। थैंक करने से पहले जाते हुए पेरेंट्स भी उसे थैंक करते हैं, लेकिन बच्चे के शब्दों से उसके अंदर एक वार्म फीलिंग आती है। थोड़ी देर बाद डालिया रिलक्टेंटली मैरिन को थैंक करता है कि उसने उसके किन को बचाने में हेल्प की, लेकिन मैरिन ग्रेटिट्यूड को इग्नोर करता है और ब्लंटली उसे पैसे देने को बोलता है। उसके जवाब से शॉक्ड होकर डालिया का एटीट्यूड एकदम बदल गया और उसने पूछा कि क्या उसका गोल हमेशा से पैसा ही था। मैरिन ने रिफ्यूज किया और क्लेम किया कि ग्रेटिट्यूड से ज्यादा पैसा रिलायबल है। ये सुनकर डालिया गुस्से में कांप उठा कि वो ऐसे ह्यूमन का आभार मान रहा था। उसने गुस्से में कॉइन्स का एक पाउच उस पर फेंका और उसे दफा होने को कहा। वो उसके बाद गुस्से में चला गया और रिट्रेट किया कि वो फिर कभी किसी ह्यूमन पर ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन मैरिन को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे उसके पैसे मिल गए थे। अगले दिन मैरिन हेक्साम गिल्ड लौटता है, जहां डेजी उसके लाए हुए आइटम्स की गिनती कंफर्म करती है और उसे उसका पहला रिक्वेस्ट पूरा करने पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो उस डिफिकल्ट क्वेस्ट को परफेक्टली क्लियर करने के लिए उसकी तारीफ करती है और मैरिन उसे थैंक करता है। फिर डेजी उसे रिवॉर्ड देती है और मैरिन सोचता है कि ये इतना छोटा क्यों है, इससे पहले कि वो कंप्लेन करे। डेजी जो एक अजीब इरी ओरा छोड़ रही थी उसे गिल्ड के रेगुलेशन के बारे में बताती है। ये था कि उसके क्वेस्ट रिवॉर्ड से उसके डेस ऑटोमेटिकली डिडक्ट किए जाएंगे जब तक वो पूरा अमाउंट पेबैक नहीं कर देता। मैरिन जवाब देता है कि वो जल्दी ही पेबैक कर देगा और बाहर जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट लेने का डिसाइड करता है। मैरिन मिशन बोर्ड तक चलता है और वहां लटके हुए अवेलेबल रिक्वेस्ट को देखता है, ये सोचकर कि उसे कोई ऐसा क्वेस्ट मिलेगा जिसमें उसे कोई अलग मॉन्स्टर खाने को मिले। उसे लेवल 15 डंजिंग सब्जुगेशन रिक्वेस्ट मिलता है, लेकिन वो उसे स्किप कर देता है ये देखकर कि उसमें सिर्फ स्टोन मॉन्स्टर्स हैं। थोड़ी देर बाद वो लेवल 26 ऑर्क खट सब्जुगेशन रिक्वेस्ट देखता है और सोचता है कि ऑर्क मीट का टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं खाया था। जब वो ऑर्क मीट के पॉसिबल टेस्ट के बारे में सोच रहा था, मी उसे देखती है और उससे मिलने आती है। वो उसे अपनी करंट पार्टी मेंबर से मिलवाती है, ऑलग्रे से, जो उसकी तरह एक आर्चर है, और हैकाते से, जो पार्टी की मेज है। मी एक्सप्लेन करती है कि वो तीनों लंबे टाइम से एक ही पार्टी में है। मैरिन ग्रुप को ऑब्जर्व करता है और पॉइंट आउट करता है कि उनका फॉर्मेशन अनबैलेंस लग रहा है। जब वो उनके वैनगार्ड के बारे में पूछता है, मी बताती है कि वो आमतौर पर एक टेम्पररी वैनगार्ड हायर करते हैं, लेकिन रिसेंटली कोई मिला नहीं। हैकिटी सजेस्ट करती है कि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मैजिक सीखना आसान हो गया है, जिससे अवेलेबल वैनगार्ड्स की गिनती कम हो गई है। उसके बाद मकी मैरिन को ऑक्सक्स हट सब्जुगेशन रिक्वेस्ट के लिए उनकी पार्टी में वैनगार्ड के रूप में जॉय होने का इनवाइट करती है। ऑक्सक्स हट डंजन के अंदर मी मुश्किल से एक मैसिव ऑक के पावरफुल क्लब स्विंग से बच पाती है। ठीक उसी टाइम ऑल एक एरो फायर करती है जो क्रीचर की सीधे आंख में लगता है। ओक दर्द से चीखता है और मी तुरंत ओल्गा को परफेक्ट सपोर्ट के लिए थैंक करती है। इससे पहले कि मॉन्स्टर रिकवर हो पाए, हीट एक्सप्लोजन स्पेल रिलीज करती है जो सीधे उसके सर पर गिरता है और उसे तुरंत नीचे गिरा देता है। मी अपनी पार्टी के परफेक्ट सिंक और किल स्ट्रीक को सेलिब्रेट करती है, लेकिन हीट बस थैंकफुल थी कि उसका स्पेल लगा। थोड़ी देर बाद हिकिट को कुछ अजीब आवाजें आती हैं और दूसरे भी जल्दी ही अर्थ ट्रेमर्स फील करते हैं। फिर वो ओक्स के एक झुंड को पूरी स्पीड से उनकी तरफ आते देखते हैं और तुरंत रिट्रीट करते हैं। इस केओस के दौरान हिकिट लड़खड़ा कर गिर जाती है और एक ओक उसे लगभग मिस्ड मीट बना देता, लेकिन मैरिन सबको बचा लेता है। वो तेजी से आता है और ओक्स के झुंड को एक स्प्लिट सेकंड में काट देता है, जिससे उसकी पार्टी मेंबर्स स्टंट रह जाती हैं। दूसरे हैरान थे कि ओक रिमेन्स केसी में खड़ा मैरिन कितना स्ट्रांग है। उस दिन बाद में शाम को पार्टी ने मिलकर एक और ऑक को हराया, जिससे उनकी टोटल किल काउंट 10 हो गई। ओल्गा सजेस्ट करती है कि उन्हें कॉल इट अ डे करना चाहिए क्योंकि वो सब स्ट्रेस्ड आउट है। जब मी अपनी जॉइंट्स को स्ट्रेच करती है तो वो मैरिन की स्केरी स्ट्रेंथ के बारे में बात करती है, लेकिन ओल्गा ज्यादा थैंकफुल थी कि उसने पहले हेकिटी को बचाया था। तभी हेकिटी को याद आता है कि शॉक की वजह से उसने मैरिन को थैंक नहीं किया था और वो उसे थैंक करने मुड़ती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। ग्रुप सोचता है कि वो कहाँ गया, लेकिन हैकिटी को एक सेंट आती है और वो दूसरों को उसके बारे में बताती है। मी सोचती है कि डंजन के बीच में कौन मीट रोस्ट कर रहा है। वो जल्दी ही मैरिन को एक पेड़ के नीचे मीट रोस्ट करते हुए देखते हैं और मी उसे स्पाइस अप करने के लिए कुछ मशरूम्स डालने का सजेस्ट करती है। लेकिन जब वो उस ऑर्क पे रिमेन्स देखती है जिसे वो ग्रिल कर रहा था, तो वो पैनिक हो जाती है। वो पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है,
लेकिन मैरिन मीट के टेस्ट के परफेक्ट कंपैरिजन पर रिसर्च करने में बिजी था। उसने कंक्लूजन निकाला कि ये बी और पोक का मिक्स है जब वो उस जूसी टेस्ट को सेवर कर रहा था। डिस्गस्टेड होकर मी उससे वो वाइल्ड मीट खाना बंद करने को कहती है और इससे पार्टी मेंबर्स इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन मरीन अपने सराउंडिंग्स को इग्नोर करता है और सोचता रहता है कि टेस्ट को कुछ और सीजनिंग के साथ कैसे स्पाइस अप किया जाए। उनके रिएक्शंस देखकर मैरिन कंक्लूड करता है कि उसका पार्टी के साथ हो गया है और कुछ ऑक मीट अपने साथ वापस ले जाने का प्लान बनाने लगता है, ये गैस करते हुए कि मैरिन किसी ऐसे रीजन से है जहां फूड शॉर्टेज की वजह से मॉन्स्टर्स खाए जाते हैं। ऑल्गर उसके शोल्डर पर पैट करता है और रिवील करता है कि पार्टी उसके इस पिक्यूलियर टेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन उसे खुले में ना करने को कहता है। उनका डिसीजन उसे सरप्राइज करता है, लेकिन ऑल्गर एक्सप्लेन करता है कि वो उसके वियर्ड टेस्ट की वजह से इतना रिलायबल वैनगार्ड खोना नहीं चाहते। उसके बाद ओल्गा सजेस्ट करती है कि वो खाएं और सोएं, जबकि हेकेटी और मी उसे कुछ बिस्किट्स और बीफ चर्की ऑफर करती हैं, लेकिन वो पोलाइटली मना कर देता है। अगले दिन पार्टी ने ऑग सब्जुगेशन रिक्वेस्ट जारी रखा और वो एक ऑग से मिलकर भिड़ते हैं। मैरिन वैनगार्ड के रूप में उसके अटैक्स को टैंक करता है, जबकि बाकी लोग पीछे से एरोज और स्पेल शूट करते हैं। उस दिन शाम को मैरिन डिनर के लिए और ऑकर्ट कुक करता है, जिससे हेटी को नॉसिएटेड फील होता है। सोने के टाइम मैरिन हर बार की तरह अकेले सोने के लिए दूर चला जाता है, लेकिन इससे की वरीड हो जाती है। वो उसके बारे में पूछती है, लेकिन मैरिन क्लेम करता है कि इस तरह ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। उसके बाद ओल्गा पहली वॉच लेने का डिसाइड करती है और दूसरे सो जाते हैं। जैसे ही बोन फायर धीरे से जलने लगता है, उसकी शांत करने वाली आवाज मैरिन को मेमोरी लेन में ले जाती है, जहां उसे ऐसे ही आग के पास जमा अपने पुरानी कंपेनियंस याद आते हैं। अचानक आवाजें उसका नाम पुकारती हैं। वो झट से जाग जाता है और पूछता है कि सब क्यों उठे हैं। जवाब में हेकेट उसे एक फुल्ली चंटेड स्पेल से थ्रेटन करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि उन्होंने क्यूरियोसिटी में उसका स्टेटस चेक किया और उसका किस लेयर टाइटल डिस्कवर किया। मी के हाथ में क्रिस्टल के साथ स्टेटस विंडो मैरिन के कुछ स्टैट्स पार्शली शो कर रहा था। कुछ डिटेल्स लॉक्ड थे, ये देखकर कि वो एक्सपोज हो चुका है। मैरिन किन स्लेयर टाइटल पर रिफ्लेक्ट करता है, जो एक कोल्ड ब्लडेड पर्सन को दिया जाता है जिसने अपनी रेस के 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला हो। इसके अलावा ये टाइटल उस पर्सन की अटैक पावर को 5% से बढ़ा देता है जब भी वो अपनी रेस के किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है। जब मी डर से कांपती है, वो कहती है कि वो इस फैक्ट को ओवरलुक नहीं कर सकते कि उसने 100 से ज्यादा लोगों को मारा है, ये देखकर कि उसने आसानी से उनका गिल्ड ज्वाइन कर लिया था। ओल्गा गैस करती है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वो उस पर एक्सप्लेनेशन देने के लिए प्रेस करते रहते हैं। मैरिन अपोलोजाइज करता है लेकिन और कुछ नहीं बोलता और ओल्गा उससे पार्टी छोड़ने को कहता है क्योंकि वो एक मर्डर पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। उन्हें हैरानी हुई, मैरिन मान गया। उसने अपना बैग उठाया और चला गया। 100 साल पहले सदर्न टार्सन फॉरेस्ट में गोब्लिन्स के एक ग्रुप ने मर्सनरी ग्रुप पर अटैक किया, पर उन्होंने उन मॉन्स्टर्स को आराम से हरा दिया। लीडर ने आर्चर की स्किल की तारीफ की और ग्रुप ने थोड़ी देर बातचीत की। फिर उसने मैरिन की तरफ देखा। उसे शॉर्लेट बुलाकर उस सब्जुगेशन प्रूफ्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जिस पर वो काम कर रहा था। मैरिन ने उसे कंफर्म किया और आगे बढ़ने को कहा। जब वो आगे बढ़े तो थोड़ी और चिटचैट हुई और जल्दी ही उन्हें लगा कि रिक्वेस्ट की इन्फो के कंपैरिजन में यहाँ कम गोब्लिन्स क्यों हैं। मैरिन ने गेस किया कि ये इसीलिए है क्योंकि वो डंजन के एंट्रेंस पर थे, पर उसे रियलाइज हुआ कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। उसने सोचा कि क्या वो उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे। उसने उन तक पहुंचने की कोशिश की, पर पार्टी मेंबर्स अचानक उसकी तरफ घूम गए, एक इंटेंस किलिंग ओरा के साथ। उनके खून जैसे लाल आंखों ने उस पर घूरा। उन्होंने पूछा कि उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया और अकेला कैसे बच गया। अचानक मैरिन अपने रूम में उस बुरे सपने से उठकर जाग गया और खिड़की से बाहर देखा। थोड़ी देर बाद वो गिल्ड बिल्डिंग पहुंचा, पर दूसरे एडवेंचर्स उसके पीछे बात कर रहे थे। रमर्स और कुछ मनगढ़ंत स्टोरीज को उन्होंने अपने हिसाब से बना लिया था। ये देखकर कि लोग रमर्स को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, उसने इग्नोर करने का सोचा और डेजी से मिला, पर उसने उसे उसके रैंक सी प्रमोशन के बारे में बताया और सर्टिफिकेट उसे दे दिया। उसने बताया कि उसने प्रमोशन एग्जाम नहीं दिया है, पर डेजी ने कहा कि एग्जाम कुछ साल पहले खत्म हो गया था और समझाया कि अब प्रमोशन कैसे होता है। अपेरेंटली जब किसी की एबिलिटी को पहचान मिल जाती है तो उसका रैंक ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। रीसेंट ट्रेंड्स और पुराने दिनों के बदलाव के बारे में सोचते हुए मैरिन ने पूछा कि क्या वो तुरंत रैंक सी रिक्वेस्ट ले सकता है, और उसने अवेलेबल रिक्वेस्ट दिखा दी। रिक्वेस्ट ऑप्शंस बढ़ने पर मैरिन को लेवल 30 का हार्पीज नेस्ट का रिक्वेस्ट दिखा जिसमें हार्पी फेदर्स लाने थे, पर वो मॉन्स्टर मीट एंथुजियास्ट सोचता है कि हार्पी का मीट कैसा लगेगा और उसकी शेप को चिकन से कंपेयर करता है।
अचानक डालिया उसकी सपोजिट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को बीच में इंटरप्ट करता है और चारों तरफ फैली रूमर्स के बारे में बात करता है। उसे इग्नोर करते हुए मैरिन हार्पी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और ये सुनकर डालिया गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से से मैरिन को बोलता है कि उसे इग्नोर मत करो क्योंकि वो अच्छाई की वजह से उन तक पहुंचे थे। मरीन थोड़ी देर सोचा कि उसने मैं की जगह हम क्यों यूज किया, पर एक फीमेल बीस्ट मैन अचानक उन्हें इंटरप्ट करती है। डालिया से पूछती है कि क्या यही वो इंसान है जिसके बारे में उसने बात की थी। डालिया फिर उसे उस नए पार्टी की लीडर बताता है जो उसने जॉय की है और वो बीस्ट मैन खुद को इमिटार बताती है। अपनी सेंटेंसेस के आखिर में अजीब कैट लाइक तरीके से बोलती है, जबकि वो डालिया के साथ झगड़ रही थी। मरीन चुपके से उसके स्टैट्स चेक करता है और लेवल 59 की बीस्ट मैन के डिटेल्स देखता है, जो कि एक प्रीस्ट भी है। उसने देखा कि उसकी स्ट्रेंथ स्टेटस सबसे ज्यादा है, पर उसकी जॉब क्लास उसे हैरान कर देती है। इमिटार उसका अप्रेजल नोट करती है और ओपनली अपनी क्लास कंफर्म करती है, भले ही वो बिल्कुल भी नॉर्मल प्रीस्ट जैसी नहीं लगती। मैरिन को याद आता है कि क्लैरिक्स यूजुअली हीलिंग पर फोकस्ड सपोर्ट रोल्स होते हैं और इमिटार के अपीयरेंस से तो लगता है कि वो होली होने से बहुत दूर है। इसके बाद डालिया बताता है कि उसने इंसानों के अलावा दूसरी रेसेस वाली पार्टी ढूंढने के बाद इसे कैसे जॉय किया। वो उस ह्यूमन हेटिंग पार्टी पर आया जिसका इमिटार ने एडवर्टाइजमेंट दिया था और जॉय करने का डिसाइड किया, और इसके अलावा पार्टी में सिर्फ ये दोनों ही थे। इमिटार और डालिया फिर मैरिन के किसले रूमर की बात करते हैं जो ट्रेंड कर रही है, और इमिटार इसे एक इंप्रेसिव फीड मानती है। वो कैजुअली उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती है, पर वो अनजान बनने का नाटक करता है, जिसके बदले में उसे डालिया से कुछ इंसल्ट सुननी पड़ती है। इमिटार इनविटेशन रिपीट करती है और उसकी रेजिस्टेंस देखकर उसे उसकी करंट सिचुएशन सीधे सीधे समझा देती है। उसके किन लेयर होने की रेपुटेशन अब हर जगह फैल चुकी है, इसलिए कोई उसके साथ पार्टी नहीं बनाना चाहेगा। चारों तरफ देखकर मैरिन जल्दी ही समझ जाता है कि उसका क्या मतलब है और टेम्परेरी उनका साथ देने का डिसाइड करता है। इमिटार खुशी से उसका वेलकम करती है और सजेस्ट करती है कि वो अपनी स्किल्स और कंपैटिबिलिटी टेस्ट करे। कंफ्यूज्ड होकर मैरिन सोचता है कि वो क्या कहना चाहती है और वो हार्पी डंजन रिक्वेस्ट की तरफ पॉइंट करती है। डंजन में पहुंचते ही कुछ हार्पीज उन पर चार्ज करती हैं और ट्रियो छोटे मोटे एनिमीज से शुरू करने का डिसाइड करते हैं। मैरिन वैनगार्ड पोजीशन लेता है, पर सोचता है कि फ्लाइंग मॉन्स्टर्स से डील करना शील्डर के लिए कितना मुश्किल है। जबकि वो उन तक पहुंचने का तरीका सोच रहा था, कुछ हार्पी की बॉडीज नीचे गिरते हैं और वो तुरंत आर्चर स्कीन समझ जाता है। डालिया, जो हार्पीज को शूट करते हुए बहुत हाई और माइटी फील कर रहा था, क्लेम करता है कि इस बार वो किसी इंसान को उसकी प्रे चोरी नहीं करने देगा। ज्यादा देर नहीं हुई कि इमिटार अचानक मैरिन को अपना शील्ड रेडी करने को कहती है और वो तेजी से उसे एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करके जंप करती है। वो हवा में उछलती है और आखिरी हार्पी को भी गिरा देती है। इसके बाद वो उसकी रिएक्शन स्पीड की तारीफ करती है और उसे रियलाइज होता है कि कॉमराज के साथ लड़ना इतना बुरा भी नहीं है। जबकि इमिटार उनकी सिंक पर कमेंट करती है और डालिया थोड़ा और क्लीन अप के बाद रेस्ट सजेस्ट करता है। मैरिन वहां एक क्यूट क्रिएचर देखता है और सोचता है कि ये क्या है। डालिया फिर उसे लिविंग डॉल के बारे में लेक्चर देता है, जो आजकल काफी पॉपुलर ट्रेंड है। अपेरेंटली ये एक पेड गोलम है जिसे मैना डालकर एनिमेट किया गया है। डालिया क्लेम करता है कि ये वहां वाला लिमिटेड एडिशन है जिसकी कॉस्ट 2 गोल्ड कॉइन्स है। उसके बाद वो डोल की तारीफ करता है कि वो कुछ फेदर्स निकाल रही है और उसके साथ खेल रही है। क्लेम करता है कि अगर इसे सही से बड़ा किया जाए तो ये कॉम्बैट और क्लीन अप्स में हेल्प कर सकता है। पर इमिटार चुगली करती है कि डालिया को बस क्यूट चीजें पसंद है और मैरिन उसे देखता रहता है। उसका ध्यान अपनी तरफ आते देख डालिया तुरंत उसे छुपा लेता है और मैरिन को बताता है कि ये खाने लायक नहीं है। इमिटार फिर चिटचाट बंद करती है और वो रिक्वेस्ट कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर बाद डो हार्पी रिमेन से इंपॉर्टेंट मटेरियल्स उठाते हैं और इमिटार बात करती है कि मिशन कितना स्मूथली चल रहा है। वो डालिया से पूछती है कि उसने मैरिन को पहले इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया, पर वो क्लेम करता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस थे। अचानक इमिटार को ग्रिल चिकन की स्मेल आती है और उसे पता चलता है कि उसने मैरिन को कुछ देर से नहीं देखा है। डालिया की एडवाइस को इग्नोर करते हुए कि मत जाओ, इमिटार डिसाइड करती है कि वो उसे उसके पीछे मीट ग्रिल करने के लिए आराम से नहीं छोड़ेगी। तब तक मैरिन की तरफ वो अच्छे से कटे हुए हार्पी मीट में सीजनिंग करता है और उसे पैन में रखता है। वो पूरा प्रोसेस देखता और एंजॉय करता है जब तक ग्रिल्ड हार्पी शोल्डर लाइन रेडी नहीं हो जाता। ये देखकर कि ये बिल्कुल चिकन जैसा लगता है, वो इसे टेस्ट करने का डिसाइड करता है और चबाते हुए ध्यान से एनालाइज करता है। बदकिस्मती से उसके पार्टी मेंबर्स उसके फन टाइम को इंटरप्ट करते हैं और डालिया पूछता है कि क्या वो दिमाग से ठीक है। वो उनके बिना खाने के लिए अपॉलोजाइज करता है और उन्हें जॉय करने के लिए इनवाइट करता है, पर डीयू ऐसी ब्लास्फेमस चीजें देखकर घुटनों पर गिर जाते हैं।
मैरिन अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, क्लेम करता है कि हार्पीस इंसानों से बिल्कुल अलग हैं, पर डू उसकी बात नहीं मानते। जल्दी ही मीट की मीठी खुशबू और अपीयरेंस इमिटार को एंटाइस करना शुरू कर देती है, पर वो खुद को रोकती है। उस पल मैरिन उसकी इंटरेस्ट नोट करता है और उसे ऑफर करता है, पर वो अब भी उसे ड्रामेटिक तरीके से रिजेक्ट करती है। इमिटार उस पे उसे टेस्ट करने का इल्जाम लगाती है और पूछती है कि ये मॉन्स्टर इतना डिलीशियस क्यों स्मेल कर रहा है। मैरिन को फिर याद आता है कि वो क्या स्ट्यू कर रहा था और वो जल्दी से आग पर रखे पॉट को चेक करने जाता है। पॉट खोलता है और स्ट्यूड हार्पी फीड को दिखाता है, पर इमिटार क्लेम करती है कि पैरों पर मुश्किल से कोई मीट है। मैरिन, जिसे बस चिकन फीड खाने थे, एक बाइट लेता है और उस एक्सक्विजिटी टेस्ट को डिस्क्राइब करता है जो पुडिंग के टेक्सचर जैसा है जिस तरह से उसने इसे कुक किया था। उसे हार्पी के फीड खाते देख डालिया पैनिक करता है और रिवील करता है कि इसमें पैरालिसिस पॉइजन है। अचानक ये मैरिन को पैरालाइज कर देता है और डालिया इमिटार से उस पर डिस्पेल मैजिक कास्ट करने को कहता है, पर इमिटार कन्फेस करती है कि उसे ये नहीं आता क्योंकि इसे सीखना बहुत ज्यादा झंझट था। पर डालिया क्लेम करता है कि ये तो बेसिक स्पेल है जो हर प्रीस्ट सीखता है। इस लगातार झगड़े की वजह से एक हार्पी वहां आ जाती है और इमिटार डालिया पर उसकी आवाज ऊंची करने का इल्जाम लगाती है। फिर भी इमिटार उन्हें पैनिक ना करने को कहती है और इन्फर्नो स्पेल यूज करती है जो टारगेट को मिस कर देता है और उसकी जगह डालिया की लिविंग डोल को टोस्ट कर देता है। डालिया अफसोस करता है और इमिटार को जिम्मेदार ठहराता है, पर वो अपोलोजाइज करती है अपनी लो स्किल प्रोफिशिएंसी रिवील करते हुए। वो डालिया को नया दिलाने का प्रॉमिस करती है, पर डालिया क्लेम करता है कि ये लिमिटेड एडिशन था और अगले 100 साल तक बदला लेने की बात करता रहता है। उस दिन बाद में ट्रियो थके हुए दिखते हैं और अपने रिवॉर्ड्स कैश इन करने के लिए गिल्ड हॉल वापस आते हैं। डेजी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को कंफर्म करती है और उन्हें हार्पी मीट डिस्पोज करने को कहती है। उसके बाद डालिया अपनी मेंटल एग्जॉशन की बात करता है, पर इमितार फिर पूछती है कि क्या डालिया सच में नहीं चाहता कि वो पहले वाले को रिप्लेस करने के लिए कोई और लिविंग डॉल लाए। थोड़ी देर बाद इमिट मैरियन के पास हार्पी के फीड देखती है और उससे सवाल करती है, पर वो ड्रेसिंग करने के बाद उसे वेस्ट नहीं होने देना चाहता। उसे ऐसे ही कैरी करने की बजाय वो उसे सिस्टम में स्टोरेज फीचर के बारे में बताती है। अपेरेंटली ये स्पेशल मैजिक से बनाया गया एक अलग डायमेंशन है जहां यूजर्स आइटम स्टोर कर सकते हैं। तभी मैरिन को स्टोरेज याद आता है और वो अपना ओपन करता है। सोचता है कि वो बैकपैक में इतना हैवी लोड कैरी करने जैसी बेकार हरकत क्यों कर रहा था। वो सोचता है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज कब भूल गया और अपनी मेंटल स्टेट के बारे में सोचता है, पर इमिटार उसका ध्यान खींचती है और उनकी टीम की केमिस्ट्री के बारे में बात करने के बाद उनके साथ ऑफिशियल पार्टी बनाने का सजेस्ट करती है। ये सजेशन सुनने के बाद मैरिन ह्यूमन हेटर्स के साथ पार्टी बनाने के बारे में सोचता है, पर इससे पहले कि वो रिप्लाई कर पाए इमिटार्स सेलिब्रेट करती है और उनकी ऑफिशियल पार्टी रजिस्टर करवाने दौड़ जाती है, दूसरे दोनों को स्पीचलेस छोड़कर। इसके बाद डालिया उसे टीममेट के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और मैरिन पार्टी ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। उसके बाद डालिया उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड होता है और उसके वर्ड्स मैरिन की पुरानी पार्टी की यादें ट्रिगर करते हैं। ज्यादा देर नहीं हुई, इमिटार पेपर वर्क के साथ वापस आती है और उन्हें वो नाम दिखाती है जो उसने चुना था। दूसरे दोनों उस डिसअपॉइंटिंग नाम टोटली क्योटिक पार्टी को पढ़ते हैं और डालिया इस पर कंप्लेन करता है, पर इमिटार पार्टी लीडर होने के नाते अपने डिसीजन पर टिकी रहती है। डालिया फिर पूछता है कि उसने ये नाम क्यों चुना और इमिटार को याद आता है कि उसने मैरिन को हार्पी डंजन में ये कहते हुए सुना था। डालिया ड्रामेटिक तरीके से अफसोस करता है क्योंकि ये अब्सर्ड नाम अब उसके अचीवमेंट्स के साथ जुड़ेगा। दूसरी तरफ मैरिन को किसी भी नाम से फर्क नहीं पड़ता और वो बचे हुए हार्पी मीट को अपने रूम में ग्रिल करने का डिसाइड करता है। उसके जाने से पहले इमिटार उसे उनके पार्टी सेलिब्रेशन में जबरदस्ती शामिल कर लेती है जहां वो रिवॉर्ड स्पेंड करते हैं। उस रात ट्रियो पार्टी करने पब में बैठे हैं, पर डालिया अभी तक पार्टी के नाम से खुश नहीं है। इमिटार उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि वो नाम ऑलरेडी सबमिट कर चुकी है, पर वो दोनों इस पर झगड़ते रहते हैं। तब मैरिन उनकी टेबल पर टेस्टी मील देखता है और ट्राई करता है, पर उसे ये अच्छा नहीं लगता। जल्दी ही इमिटार पार्टी का मेन गोल एक्सप्लेन करती है, जो कि जल्दी से जल्दी रैंक ए तक पहुंचना है। मरन पूछता है कि ऐसे गोल के पीछे क्या रीजन है, और डालिया जवाब देता है कि सबके पास अपना रीजन होता है। फिर वो बताता है कि रैंक बी से ए तक प्रमोशन कैसे होता है। उसके मुताबिक प्रमोशन एग्जाम का कंटेंट पूरा मिस्ट्री है और ये प्रमोशन सिर्फ ट्रू गिल्ड अप्रूव्ड एलिट्स ही अचीव कर सकते हैं। इमिटार फिर बोलती है और अपना पर्सनल रीजन रिवील करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसके छोटे भाई अभी भी गुलामी में है और वो उनकी आज़ादी खरीदने के लिए काफ़ी पैसे कमाना चाहती है। अपेरेंटली स्लेव मास्टर ने प्रॉमिस किया था कि वो उनकी स्टेटस उसे ही बेचेगा और 3 साल तक उन्हें हाथ नहीं लगाएगा।
या उससे पहले उन्हें नहीं बेचेगा। फिर वो बात करती है कि रेवोल्यूशन के दौरान उसकी पूरी फैमिली को कैसे गुलाम बना लिया गया था, पर मरीन उस इवेंट के बारे में क्लूलेस था, जिस पर इमिटार और डालिया दोनों हैरान होते हैं। डालिया फिर उसे हिस्ट्री समझाता है। कई सदियों तक इंसानों ने दूसरी रेसेस को गुलाम बनाया, उन्हें पकड़ा और प्रॉफिट के लिए बेचा। एल्स की वैल्यू उनकी रेरिटी और ब्यूटी के लिए थी, ड्वार्फ्स की उनकी स्किल्स और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक के लिए, और बी स्किन को जानवरों से अलग नहीं ट्रीट किया जाता था। इमिटार आगे एक्सप्लेन करती है कि उसकी फैमिली को कैसे पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। जो भी भागने की कोशिश करता उसे बहुत बुरी मौत मिलती, इसीलिए उनके दिमाग और शरीर टूट चुके थे। जब बाकी रेसेस और नहीं पाई तो उन्होंने इंसानों के खिलाफ मिलकर लड़ने का फैसला किया, और यहीं से रेवोल्यूशन शुरू हुई। क्योंकि इस वॉर में इंसानों का बहुत नुकसान हो रहा था, तो वे बाकी रेसेस की डिमांड मान गए कि स्लेवरी खत्म कर दी जाए, और उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया। इस पैक्ट ने दूसरी रेसेस की ट्रैफिकिंग को इल्लीगल बना दिया और इंसानों को उनके बाउंड्रीज को एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया। डालिया बताता है कि इस पैक्ट से दूसरी रेसेस छिपने से निकलकर खुले में दोबारा रह सकती थी और एडवेंचरर भी बन सकती थी। इमिटर इस बात को कंफर्म करती है और कहती है कि जैसे ही उसे आज़ादी मिली वो पैसा कमाने के लिए तुरंत एडवेंचरर बन गई। सब सुनकर मैरिन मानता है कि उसे इस फैक्ट के बारे में पता नहीं था, और फिर डालिया से पूछता है कि वो रैंक ए के लिए क्यों एम कर रहा है। डालिया जवाब देता है कि वो उस फॉरेस्ट का एल्डर यानी बुजुर्ग बनना चाहता है जिसमें वो बड़ा हुआ था, और वैसे भी उसकी फैमिली ये रोल निभाती आई है, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़े बच्चे पे डाल दी जाती है। मगर उसकी बड़ी बहन ये रोल नहीं चाहती, इसलिए डालिया ने एल्डर्स से बात की। एल्डर्स की पोजीशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए उसे बहुत सारी अचीवमेंट्स इकट्ठी करनी होंगी। अपना रीजन बताने के बाद डालिया उन्हें जॉय करने के लिए शुक्रिया कहता है और मैरिन का गोल पूछता है। जैसे ही वो जवाब देने वाला होता है, मैरिन को ऑर्फनेज में अपने फैमिली मेंबर्स याद आते हैं, जिससे उसे तेज हेडेक शुरू हो जाती है। बाकी लोग सोचते हैं कि क्या ये बताना बहुत मुश्किल है, और मैरिन फाइनली रिवील करता है कि एक ड्रैगन है जिसे वो खत्म करना चाहता है। हैरान होकर वे पूछते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है, और मैरिन उन्हें बताता है कि वो उस ड्रैगन को मारना चाहता है जिसने बहुत पहले एड्रामा पर अटैक किया था और गांव को जला दिया था। वो उन्हें दोबारा बताता है कि वो उस ड्रैगन को मारना चाहता है, पर उससे पहले एक चीज है जो उसे ड्रैगन को देखते ही करनी होगी। उसके टीममेट्स रुक जाते हैं, और पहले मैरिन को लगता है कि वे मजाक समझ रहे हैं, पर वे असल में इम्प्रेस्ड होते हैं कि उसकी एम्बिशंस उनसे बड़ी हैं, उसके रीसेंट बिहेवियर से बिल्कुल अलग। फिर इमिटार मजाक में मैरिन से पूछती है कि क्या वो ड्रैगन को खाने वाला है, लेकिन फिर डालिया मरीन को बताता है कि उसे भी रैंक अप करना होगा, क्योंकि ड्रैगन सब्जुगेशन जैसे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करने और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हाई रैंक चाहिए होती है। क्योंकि उन सबके गोल सेम है, वे तीनों एक साथ खुशी से चिल्लाते हैं और आगे से अपना बेस्ट देने की कसम खाते हैं। अगले दिन इनमें मरीन रेस्ट करने और एक अच्छा खाना बनाने का प्लान करता है। कुकिंग करते हुए वो नोट करता है कि उसके पास कैश खत्म हो गया है थोड़े से इंग्रेडिएंट्स खरीदने के बाद, और ये सब इनके डैमेजेस की वजह से है जो उसने फाइनली पे ऑफ कर दिए हैं। मरीन ऑयल गर्म करना शुरू करता है, फिर स्टोरेज प्रोफाइल खोलता है और वहां रखा हुआ मीट निकालता है। वो हैरान है कि मीट बिल्कुल फ्रेश लग रहा है जैसा उसने रखा था, इसीलिए वो स्टोरेज प्रोफाइल को परफेक्ट वेयरहाउस कहता है। मैरिन फिर बैटर में अंडा मिलाता है और ब्रेड क्रम्स डालता है। फिर मीट को अच्छे से मिक्स करके पीसेस को गरम ऑयल में डाल देता है। वो सीजल छरछर होना शुरू करता है, और जब वो ब्राउन हो जाता है मैरिन उसे शेफ की तरह 2-3 बार पलटता है। फिर ऑयल निकालकर प्लेट में ट्रांसफर कर देता है, और इस तरह फ्राइड हापी थाइस कंप्लीट हो जाती हैं। तो वो एक उठाता है और एक बाइट लेता है, और ये उसकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा निकलता है। वो उसे मज़े से खाता है और टेस्ट को एंजॉय करता है, ये सोचकर कि जब उसने खुद बनाया है तो ये बुरा लग ही नहीं सकता। अचानक उसे दरवाजे के बाहर डलिया के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो लगातार नॉक कर रहा है और मैरिन से दरवाज़ा खोलने को कहता है। जैसे ही मरीन खुलता है, डालिया उससे पूछता है कि वो अपने रूम में हेलमेट क्यों पहना हुआ है, पर फिर इस बात को छोड़कर उसे बताता है कि उससे कोई अर्जेंट बात करनी है। मरीन उसे बताता है कि वो खाना खा रहा था, पर वो डालिया की बात वहीं सुनने का फैसला करता है। वो मरीन को बताता है कि इमिटार के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि ये उसके टीममेट्स की बात है। मरीन डालिया को अंदर आने देता है और फिर पूछता है कि क्या हुआ, पर जब डालिया देखता है कि मरीन ने मॉन्स्टर से खाना बनाया है तो उसे गुस्सा आता है, पर वो खुद को शांत करता है ये याद रखते हुए कि इमिटार पहले आती है। तो वो बैठ जाता है और फिर मरीन से कहता है कि वो जो बताने वाला है उसे इमिटार से सीक्रेट रखे। सबसे पहले वो मरीन से उसे कुछ पैसा उधार देने को कहता है, और मरीन को गुस्सा आता है। वो डालिया पर चिल्लाता है कि वो यहां से चला जाए, पर फिर डालिया उससे पूरी बात सुनने को कहता है। वो मैरिन को बताता है कि लगता है इमिटार अपने ह्यूमन मास्टर से मिली थी। कंफ्यूज होकर मैरिन और डिटेल पूछता है,
तो डालिया उसे याद दिलाता है कि एमिटार ने कहा था कि वो अपने छोटे भाइयों को खरीदने के लिए पैसे बचा रही है, और जिस दिन उन्होंने ब्रेक लिया था उस दिन वो अपने सिबलिंग से मिलने गई थी। करंट सिचुएशन ये है कि मास्टर ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है और वो एमिटार के सिबलिंग्स को ऑक्शन नीलामी के लिए रखने वाला था। डालिया गुस्से में कहता है कि स्लेव मास्टर ने तो शुरू से ही एमिटार के साथ खेलने का प्लान बनाया होगा, रिलीज करने का बस नाटक किया। जब एमिटार को उसकी इस हरकत का पता चला तो उसने उसके सिबलिंग्स को छोड़ने की भीख मांगी, पर उसने कहा कि वो इसे कैंसिल कर देगा अगर वो 5 दिन में ऑक्शन से पहले अपने छोटे भाइयों के लिए रैंसम फिरौती रेडी कर दे। मैरिन फिर पूछता है कि एमिटार ने 3 साल में कितना सेव करने को कहा था, और डालिया उसे बताता है कि हर सिबलिंग के लिए 10 गोल्ड। क्योंकि उसके 2 भाई हैं तो ये 20 गोल्ड कॉइन्स हो जाएंगे। हैरान होकर मैरिन कैलकुलेशंस करता है और नोट करता है कि एक ब्रॉन उसकी पिछली लाइफ के 10 यन के बराबर है, और 100 ब्रॉन मिलकर एक सिल्वर कॉइन बनता है और 100 सिल्वर कॉइन्स मिलकर एक गोल्ड कॉइन। तो एक ऑर्डिनरी एडवेंटर को 1 महीने रहने के लिए 2 गोल्ड कॉइन्स चाहिए होते हैं, तो 20 गोल्ड का मतलब लगभग 2 मिलियन यन। वो सोचता है कि एमिटार इतना बड़ा अमाउंट 5 दिन में कहां से लाएगी। डालिया अपनी बात जारी रखता है, नोट करते हुए कि वो ये रमर्स फैलाना नहीं चाहता था, पर एमिटार ने उससे अपने छोटे भाइयों को बचाने की भीख मांगी। मैरिन रियलाइज करता है कि इसीलिए डालिया पैसा उधार लेने आया था, और डालिया मानता है कि वो स्लेवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरी माइनॉरिटी रेसेस भी उसके अपनों की तरह है। डालिया एक बार फिर उससे थोड़ा सा ही सही पर पैसा उधार देने को कहता है, पर मैरिन उसे रिफ्यूज करके शॉक कर देता है। वो डालिया को याद दिलाता है कि उसे उनके साथ पार्टी बनाए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और क्या उसे लगता है कि वो इतना बड़ा अमाउंट उन पर ट्रस्ट कर सकता है। असल में मैरिन के पास उतना पैसा नहीं है, पर वो फिर भी डालिया के सामने रूखा रहता है। डालिया को याद आता है कि मैरिन पैसा ड्रिवन इंसान है, तो वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ये बोलकर कि एमिटार के सिबलिंग्स वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी चलना शुरू ही किया है। डालिया की चाल को समझकर मरीन तुरंत गुस्सा हो जाता है, पर डालिया कहता है कि वो बस फैक्ट्स बता रहा है। मरीन फिर पूछता है कि अगर वो उसे पैसा देता है तो उसके लिए क्या फायदा है, और डालिया इंटरेस्ट के साथ डबल पैसा वापस करने का ऑफर देता है, पर मरीन कहता है कि हो सकता है वे उसके मरने तक भाग जाए, आखिर उसका लाइफ स्पैन या उम्र छोटा है। डालिया को काउंटर किया हुआ लगता है तो वो थोड़ा रुकता है और फिर मरीन को अपने पास आने को कहता है। वो फिर फुसफुसाता है कि क्या उसके एप्टीट्यूड एट्रीब्यूट्स में विंड एट्रीब्यूट है, पर मरीन फुसफुसाकर कहता है कि नहीं। मरीन फिर कंफ्यूज हो जाता है कि वे एक दूसरे से क्यों फुसफुसा रहे हैं। उनकी दुनिया में एप्टीट्यूड एट्रीब्यूट्स, अगर किसी के पास इंटेलिजेंट स्टेटस है तो वो हर तरह की मैजिक यूज कर सकता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये बताता है कि किसी की नीड्स के लिए कौन सा एलिमेंट सुटेबल है। एप्टीट्यूड एट्रीब्यूट से रिलेटेड मैजिक में माना कम लगता है, पर पावर ज्यादा होती है। ये ज्यादातर बर्थ के टाइम मिलते हैं और ज्यादा लोग एक ही टाइप के एट्रीब्यूट के साथ पैदा होते हैं। कभी कभी ऐसे जीनियसेस पैदा होते हैं जिनके पास 2 या उससे ज्यादा एप्टीट्यूड्स होते हैं, और हिस्ट्री में नाम कमाने वाले ज्यादातर विजर्ड्स इसी कैटेगरी में आते हैं। कोई ऑप्शन ना होने पर डालिया मैरिन को बताता है कि अगर वो उसकी इस केस में हेल्प करता है तो वो उसे स्पिरिट ब्लेसिंग्स देगा, जो कि विंड एट्रीब्यूट है। मैरिन इस बारे में सोचता है और चुप रहता है, तो डालिया अज्यूम करता है कि वो और ज्यादा चाहता है, पर मैरिन उसे कहता है कि ये ऐसी चीज नहीं है जो कोई भी कर सके। तो वो एक बार फिर पूछता है कि क्या डालिया सच में ये कर सकता है, और वो तुरंत फॉरेस्ट के नाम पर कसम खाता है, और इसके साथ ही मैरिन अग्री हो जाता है और वे निकल जाते हैं। इनके बाहर डालिया मैरिन से पूछता है कि वो पैसा कैसे अरेंज करने का प्लान कर रहा है, क्योंकि 20 गोल्ड कॉइन्स कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो मैरिन सजेस्ट करता है कि वे हाई लेवल डंजन्स में मॉन्स्टर्स को मारकर मिले हुए बाय प्रोडक्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेच दें। डालिया तुरंत मना कर देता है और उसे याद दिलाता है कि बिना परमिशन के ऐसे डंजन्स में एंटर करना फॉरबिडन है जो किसी के गिल्ड रैंक से मैच नहीं करते। मैरिन फिर पूछता है कि वे इतना अमाउंट इतने कम टाइम में कैसे लाएंगे, पर डालिया इंसिस्ट करता है कि इलीगल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। रीजन ये है कि गिल्ड से मिले हुए क्वेस्ट्स एडवेंचरर के रैंक के हिसाब से होते हैं, और ऐसे क्वेस्ट्स एक्सेप्ट करना जो किसी के रैंक से मैच नहीं करते वो बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसे रूल्स तोड़ते हुए और अनरैंक डंजन में एंटर करते हुए पकड़ा गया तो उन्हें बहुत बड़ा फाइन देना होगा, और क्वेस्ट्स एक्सेप्ट करने से टेम्परेरीली बैन कर दिया जाएगा। मैरिन रियलाइज करता है कि हाई लेवल डंजन्स तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो आमतौर पर सिटी से बहुत दूर होते हैं। सिर्फ ट्रैवल करने में ही 3 से 4 दिन लग सकते हैं। जब वो सोच रहा होता है, वो डालिया से पूछता है कि उसका पैसा लाने का क्या प्लान है, और डालिया मैरिन को बताता है कि उसने एक बार हाइंगम में फैमिली से हेल्प मांगने के बारे में सोचा था, पर उसे इमेतार के रिलीज होने तक ऑलरेडी एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड मिला हुआ था,
और क्योंकि उसके पास वापस चुकाने का कोई तरीका नहीं था तो वो एडवेंचरर एक्टिविटीज के लिए जो थोड़ा पैसा उसने इकट्ठा किया है उसे यूज करने का प्लान करता है। डालिया को पता चलता है कि उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है और उसे याद आता है कि वे दोनों एक ही दिन एडवेंचरर बने थे। तो वो मैरिन से पूछता है कि उसके पास ऐसी कौन सी वैल्यूएबल चीजें हैं जिन्हें बेचकर पैसा मिल सकता है। मैरिन अपना स्टोरेज खोलता है और अपने आइटम्स चेक करता है। वहां उसे एक पैर ईयरिंग्स दिखते हैं और वो नोट करता है कि यही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। इसके बाद वे दोनों अलग हो जाते हैं ताकि वे जितना पैसा हो सके उतना इकट्ठा कर सकें। उसी शाम मैरिन एक ऐसी शॉप पर जाता है जो मॉन्स्टर बोनस से लेकर ऑर्गन्स तक बेचती है। वहां वो शॉपकीपर को ईयरिंग्स दिखाता है। पहली नजर में वो आदमी कहता है कि उसे ज्वेलरी स्टोर जाना चाहिए था, पर फिर वो हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि ये ईयरिंग्स का पैर फ्रेगमेंट्स या प्लेट्स हैं। एक ऐसा आइटम जो अब नहीं मिल सकता क्योंकि वो डंजन जहां से ये मिलता था वो गायब हो गया है। क्यूरियस होकर वो आदमी पूछता है कि उसे ये कहां से मिला और मरीन उसे बताता है कि उसके एक पुराने कॉमराड ने दिया था। कुछ दिन बाद स्लेव मास्टर के विला में इमिटार चारों हाथ पैरों पर झुकी हुई है और अपने स्लेव मास्टर को घूर रही है, जो उससे बोलता है और उसे याद दिलाता है कि वायलेंटली बिहेव करने का कोई फायदा नहीं है। वो उसे बताता है कि वो 3 साल जो उसने उसे दिए थे वो बस उसकी एक मर्जी थी। जब मास्टर इमिटार के साथ इतना डोमिनेरिंगली बिहेव करता है तो वो गुस्से में शांत रहती है, ये सोचकर कि वो तुरंत उसे मार दे और उसका वो इरिटेटिंग चेहरा तोड़ दे। अचानक दालिया उसे बुलाता है और जब वो पीछे देखती है तो इमिटार को सिर्फ दालिया ही नहीं बल्कि उसके ठीक पीछे मरीन भी दिखता है। शर्मिंदा होकर वो दालिया से पूछती है कि वो मरीन को क्यों लाया।